Greetings to all the students. Welcome to the Dab Hand Learners channel. This is the last part of the staffing chapter. आज हम पढ़ेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। जो स्टाफ को मैंने रिक्रूट किया है, सिलेक्ट किया है, अब मेरे को उसे ट्रेन करना होगा, डेवलप करना होगा, ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अपना बेस्ट दे, अच्छे से परफॉर्म करे। क्योंकि अगर वो बेस्ट देगा तो उसका भी फायदा होगा, क्योंकि हम उन्हें वेजेस, सैलरीज और बहुत सारे इंसेंटिव्स देंगे, और हमारा तो फायदा होगा ही ऑर्गेनाइजेशन का। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हम दो चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और फिर एम्प्लॉय को भी क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो। ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रेनिंग कितनी तरह की होती है। तो सबसे पहले हम बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है सिस्टमैटिक लर्निंग। सिस्टमैटिक लर्निंग का क्या मतलब है? ट्रेनिंग इज अ सिस्टमैटिक लर्निंग always better than hit and trial methods which lead to wastage of efforts and money। देखो, ट्रेनिंग क्या है? एक सिस्टमैटिक लर्निंग प्रोसेस है। उसमें एक सिस्टमैटिक लर्निंग होती है, और ये हमेशा हिट एंड ट्रायल मेथड से बेटर होती है। अब आपके कोर्स में भी ऐसे दे रखा है कि हम बिजनेस स्टडीज की 11th में बच्चों को बिजनेस से इंट्रो करेंगे, उनको बताएंगे बिजनेस क्या होता है, बिजनेस का एम क्या होता है, बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, बिजनेस के आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। फिर उन्हें फाइनेंस के बारे में बताएंगे। ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग, इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ताकि आप जब 12th क्लास में मूव ऑन करो तो आपको मैनेजमेंट के बारे में पहले से ही पता हो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट ही होता है मैनेजमेंट। फिर उसमें हम फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करें, मार्केटिंग कैसे करें, वो सब आप सीख पाओ। तो ये एक तरीके से आपकी लर्निंग का पार्ट है, सिस्टमैटिक लर्निंग है। 11th क्लास में ही मैं आपको मैनेजमेंट दे दूं, क्या आप अपने आप समझा पाओगे, समझ जाओगे? ऑब्वियसली नॉट। तो एक सिस्टमैटिक लर्निंग होती है, और हिट एंड ट्रायल मेथड से ऑलवेज बेस्ट होता है, बेटर होता है। हिट एंड ट्रायल मतलब कि हिट एंड ट्रायल मतलब आप ट्राई करके देख लो, लग गया तो तुक्का या तीर, जो भी उसे बोलते हैं, लग गया तो तीर या निशाना, कुछ ऐसा बोलते हैं। तो ये जो है वो उस हिट एंड ट्रायल मेथड से तो बेस्ट ही होता है कि आप सिस्टमैटिक लर्निंग करो। हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या होगा? आपकी जो होते हैं वेस्टेज ऑफ एफर्ट होते हैं, एफर्ट वेस्ट होते हैं, मनी एफर्ट सब वेस्ट होता है। आपने वो 10th क्लास में भी एक चैप्टर पढ़ा होगा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, है ना? तो उसमें आपने फर्स्ट चैप्टर में ही वो बैलेंसिंग ऑफ एन इक्वेशन किया होगा, जिसमें आपको दोनों तरफ एलिमेंट्स के एटम्स दोनों इक्वल रखने पड़ते हैं। तो उसके लिए आप कुछ भी क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल करते हो कि इस तरफ 2 लगा दो तो इस तरफ उस एलिमेंट के कितने एटम्स है ना? तो उसमें क्या होता था, हमें ऐसे पता ही नहीं चलता था कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हम लगाए जा रहे हैं, मिल गया तो ठीक है, वरना नहीं। तो ऐसा लेकिन ट्रेनिंग में नहीं होता ना, सिस्टमैटिक लर्निंग करवानी पड़ती है उसमें। फिर आपका वरना टाइम, मनी, जितने भी आप एफर्ट्स लगा रहे हो वो सब वेस्ट होगा, अगर आप कुछ भी करे जा रहे हो कि लग गया तो तीर है। ठीक है। तो सिस्टमैटिक लर्निंग होती है। सेकेंड पॉइंट इज हायर प्रॉफिट्स। दूसरा बेनिफिट क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन को? हायर प्रॉफिट। इट enhances employee productivity both in terms of quantity and quality, leading to higher profits। ऑर्गेनाइजेशन को दूसरा फायदा, सबसे बड़ा फायदा यही है कि उसे प्रॉफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक ही एम्प्लॉय उस चीज की ट्रेनिंग लेगा, उस चीज में परफेक्ट होगा, उस चीज को रोज रिपीट करेगा, तो वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, वो एफिशिएंट हो जाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्वांटिटी में भी क्वालिटी में भी। मतलब अगर वो 1 आवर में एज एन एग्जांपल 10 यूनिट्स बनाता था, तो वो ट्रेनिंग करने के बाद शायद वो 50 यूनिट्स बनाने लग जाए या 70 यूनिट्स बनाने लग जाए। तो एक तरीके से उसकी प्रोडक्टिविटी, कैपेबिलिटी, जो भी आप कहो, वो इंक्रीज हुई, और जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी क्वांटिटी में ही फर्क पड़ेगा। पहले 10 बन रहे थे तो 50 बनेंगे बॉक्सेस या यूनिट्स, और उसकी क्वालिटी में भी फर्क होगा, क्वालिटी ऑफ वर्क में भी चेंज है, क्योंकि पहले वो कम स्पीड से काम कर रहा था, अब वो ज्यादा स्पीड से काम कर रहा है। और मेरे ख्याल से अगर वो इससे भी ज्यादा एफिशिएंट हो गए इसमें, तो वो एक साथ क्या पता 2-2 प्रोडक्ट यूनिट्स बना दे। तो क्वालिटी ऑफ वर्क में भी चेंज है, इसकी वजह से क्या होता है, लीडिंग टू हायर प्रॉफिट्स। प्रॉफिट मिलेगा ही कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को। थर्ड इज इक्विप्स फ्यूचर मैनेजर्स। ट्रेनिंग इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर हु कैन टेक ओवर इन केस ऑफ इमरजेंसी।
ट्रेनिंग क्या करती है, अगर आप एक एम्प्लॉय को, अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग पहले से ही दे के रखते हो, उसे पहले से ही डेवलप करके रखते हो, तो आगे चल के अगर आपके जो टॉप मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के पीपल हैं, जो लोग टॉप मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, बाय चांस अगर वो उस काम पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, या कोई इमरजेंसी हो सकती है, शायद उनके कोई पर्सनल सर्कमस्टांसेस हो जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान ना दे पा रहे हो, तो ट्रेनिंग क्या करेगी, अगर आप अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हो तो वो ट्रेनिंग उसको हेल्प करेगी, आपके एम्प्लॉय को, कि वो बड़े लेवल पे भी डिसीजंस ले पाए, क्योंकि अगर आप उसको ट्रेनिंग दोगे, आप उसे डेवलप करोगे, तो वो इजीली फ्यूचर मैनेजर बनने के लायक होगा, उसमें कैपेबिलिटी आ पाएगी। ठीक है, तो एक तरीके से ट्रेनिंग जो है वो फ्यूचर मैनेजर बनने के लिए हमें तैयार करता है, हमें डेवलप करता है। रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म एंड एम्प्लॉय टर्नओवर। क्या होता है, एम्प्लॉय एब्सेंट कम रहने लगता है, फिर उसका एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब जब एम्प्लॉय काम छोड़ के चला जाता है, तो ये सारी चीजें जो एब्सेंट होना है, एम्प्लॉय टर्नओवर है, ये सब कम हो जाता है। ट्रेनिंग इंक्रीजेस एम्प्लॉय मोराल एंड रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म एंड एम्प्लॉय टर्नओवर। ट्रेनिंग जो है वो एम्प्लॉय का मोराल बढ़ाता है, क्योंकि वो एक चीज में डेवलप हो जाता है, वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है, तो उसे भी खुशी मिलती है कि मेरे को कोई काम तो आता है अच्छे से, तो उसका मोराल बढ़ जाता है, वो फिर एब्सेंट कम होने लगता है, मतलब उसकी अटेंडेंस ज्यादा होती है, वो ज्यादा अच्छे से काम करता है, रोज आता है, रेगुलर रहता है, और टर्नओवर भी कम हो जाता है। Last point, effective response to environment changes. It helps in obtaining effective response to fast changes in environment, technological and economic. This is economic. तो चाहे बिजनेस इन्वायरमेंट में कितने भी चेंज है, इकोनॉमिक चेंज है, टेक्नोलॉजिकल चेंज है, कितने भी चेंज है, अगर आपने उस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी है, डेवलपमेंट किया है उसका, तो वो इजीली इफेक्टिवली रिस्पॉन्स देगा बिजनेस इन्वायरमेंट को। मतलब जैसे कि कई बार होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन को बड़ी दिक्कत होती है कि जैसा बिजनेस इन्वायरमेंट चाह रहा है वैसा वो नहीं बना पाते, लेकिन अगर आप अपने एम्प्लॉय को एक अच्छी ट्रेनिंग देते हो, तो वो इसका भी, इन चेंजेस का भी अच्छे से रिस्पॉन्स देगा। ओके, इफेक्टिव रिस्पॉन्स देगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। बेटर करियर, improved skills and knowledge due to training lead to the better career of the individual। अगर आप एक काम में स्पेशलाइज्ड हो गए, उसकी आपको ट्रेनिंग मिली है, डेवलप हुए आप, तो उसकी आपकी स्किल्स भी इंप्रूव हुई, आपकी नॉलेज भी इंप्रूव हुई ट्रेनिंग की वजह से, तो इससे क्या होगा, बेटर करियर, आपकी जो करियर है उसमें ग्रोथ आएगी, आप उसमें और बेटर हो पाओगे। आगे जाके अगर आप कभी अपनी जॉब चेंज भी कराते हो, तो आपके पास वो सीवी में लिखा हुआ होगा, आपका रिज्यूमे में लिखा हुआ होगा कि आपका करियर बेटर है, आप एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में स्पेशलाइज्ड हो। इट विल इंप्रूव योर करियर। Increased earning, second point, increased performance by the individual help him to earn more। अगर आप ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करोगे, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन आपको इंसेंटिव के तौर पे बहुत सारे अलाउंस दे सकती है, कमीशन दे सकती है। ओके, आपको बोनस भी एक्स्ट्रा मिल सकता है, तो आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स मिलेंगे। अगर आपका ये टाइम बेस्ड वेज प्लान है, तो आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स तो मिलेंगी। अगर आपका परफॉर्मेंस बेस्ड वेज प्लान है, जिसमें आप परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको सैलरी या वेजेस मिल रहा है, तो उसमें तो आपका इंक्रीमेंट होगा ही, क्योंकि अगर आपको एक चीज में ट्रेनिंग मिलेगी तो आप उसमें एफिशिएंट हो जाओगे, और फिर जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 10 यूनिट्स या 50 यूनिट्स या 70 यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, फिर उसके बेसिस पर ही आपको फिर आगे सैलरी मिलेगी, तो अर्निंग भी इंक्रीज हो जाएगी इससे। थर्ड पॉइंट, मोर एफिशिएंट टू हैंडल मशीन्स। ट्रेनिंग मेक्स द एम्प्लॉय मोर एफिशिएंट टू हैंडल मशीन, दस लेस प्रोन टू एक्सीडेंट। जब आपको ट्रेनिंग मिल जाती है, आपको ट्रेन कर दिया जाता है इन इक्विपमेंट से, कि इन इक्विपमेंट के साथ आपको काम करना है, इन मशीन से आपको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, या आगे उसकी प्रोसेसिंग करनी है, तो क्या होएगा, जब आप सेम मशीनरी पे रोज काम करोगे तो आप एफिशिएंट हो जाओगे, आपको हैंडल करना आ जाएगा अच्छे से, तो मशीन्स को आप एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हो। इंक्रीज मोराल, ट्रेनिंग इंक्रीजेस द सेटिस्फैक्शन एंड मोराल ऑफ द एम्प्लॉयज। वही ये जो रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म एंड एम्प्लॉय टर्नओवर है, यही से थोड़ा घुमा के पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉय के हिसाब से दे रखा है कि ट्रेनिंग जो है वो मोराल और सेटिस्फैक्शन बढ़ाता है एम्प्लॉयज की। ओके, नाउ सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक which we cannot deny,
डैट यहाँ पे लिखा है एज जॉब्स हैव बिकम मोर कॉम्प्लेक्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग हैज इंक्रीज। लाइक अब देखो जैसे कि टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहे हैं, इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे हैं इन्वायरमेंट में, तो इससे क्या हो रहा है कि जॉब्स जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनती जा रही है। तो जैसे जैसे कि जॉब कॉम्प्लेक्स बनती जा रही है वैसे ही एम्प्लॉय ट्रेनिंग बढ़ गई है। और अगर बढ़ गई है तो आगे कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कमेंट। ठीक है, आपके क्वेश्चंस में कई बार आ जाता है, ये लाइन दे देंगे और फिर लिखेंगे कमेंट। कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, इसलिए आई एम प्रिपेयरिंग देम फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो इसके दो पॉइंट है, देखो व्हेन जॉब्स वर सिंपल, जब जॉब सिंपल होते थे, इजी होते थे, एंड इन्फ्लुएंस टू ओनली अ स्मॉल डिग्री बाय टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, देयर वाज लिटिल नीड फॉर एम्प्लॉयज टू अपग्रेड और ऑल्टर देयर स्किल्स। यहाँ पे लिखा है जब जॉब सिंपल होते थे हम ज्यादा जल्दी से फटाफट सीख पाते थे, इन्फ्लुएंस हो जाते थे। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है पहले जब जॉब सिंपल होती थी तो उसमें ज्यादा वेरिएशंस नहीं आते थे। तब उसमें ऐसे नहीं होता था कि आज आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और कल उसकी एक मशीन आ गई। लाइक हमने अभी तो बहुत सी चीजें न्यू इन्वेंट हो रही है, जूस मेकर आ रहा है और रोटी मेकर आने लग गया है, बहुत सारी चीजें मशीन से होने लग गई है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था, जॉब्स बहुत सिंपल होती थी और अगर चेंजेस भी होते थे तो बहुत स्मॉल डिग्री से। मतलब आज तो हम हर चीज का कुछ मेकर देखते हैं, कॉफी मेकर, टी मेकर, रोटी मेकर, हर चीज का अब मशीन आने लग गई है। पहले इतनी नहीं आती थी, बहुत स्मॉल डिग्री से चेंजेस होते थे, आजकल तो हर चीज की मशीन आने लग गई है। तो बहुत स्मॉल डिग्री से जब चेंजेस होते थे ना, तो जो पहले लोग थे जब उनकी जॉब सिंपल होती थी तो वो ज्यादा चेंजेस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते थे। तो जो स्मॉल डिग्री चेंजेस होते थे ना वो बहुत इजी होते थे लर्न करने के लिए भी, समझने के लिए भी, तो वो फटाफट से चीजें सीख जाते थे। ठीक है, तो देर वॉज लिटिल नीड फॉर एम्प्लॉयज टू अपग्रेड। तो जो पहले वाले एम्प्लॉयज थे उन्हें बस थोड़ी सी ही जरूरत होती थी अपग्रेडेशन करने की, अपनी स्किल्स को चेंज करने की। ठीक है, वो थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई करते थे, चेंज करते थे अपने काम करने के तरीके को, उनका काम हो जाता था। लेकिन अब जैसे कि हर चीज की मशीन आने लग गई है तो बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अब बहुत ज्यादा होने लग गए हैं। वही वो लिख रहा है द रैपिड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन आर हाईली सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी हैव क्रिएटेड increased pressures for organization to re-adapt the changes in the products and services produced, the types of jobs required and the type of skills necessary to complete these jobs। तो अब वो ये कह रहा है कि पहले तो बहुत स्मॉल डिग्री से चेंजेस होते थे, फर्स्ट पॉइंट में आपने पढ़ा होगा, स्मॉल डिग्री से बहुत चेंजेस होते थे टू अ स्मॉल एक्सटेंट। ठीक है, पर अब क्या हो रहा है, चेंजेस जो हो रहे हैं वो बहुत फास्ट स्पीड पे होते हैं, रैपिडली हो रहे हैं इन्वायरमेंट में, अपनी हाईली सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी में। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में ना बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि आए दिन चेंजेस होते रहते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को एक तरीका समझ आता है, इतने में ही वो दूसरा एक और नया तरीका आ जाता है, जिसकी वजह से पूरी प्रोडक्ट लाइन को चेंज करना पड़ता है। बहुत सारे डिफरेंसेस देखने पड़ते हैं प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारा प्रेशर पड़ जाता है ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, कि वो चेंजेस को रीअडेप्ट करे, चेंजेस को चेंजेस पे नजर रखे, ध्यान रखे कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसके हिसाब से फिर रिएक्ट करें। ठीक है, तो उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को बहुत दिक्कत हो रही है। टाइप्स ऑफ जॉब्स रिक्वायर्ड, ये जॉब्स की भी बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि देखो अभी जिन लोगों की जॉब अगर नहीं होती है, लाइक अभी कोविड गया है और से को एक ओल्ड एम्प्लॉय था, उसे उसकी ऑर्गेनाइजेशन वालों ने निकाल दिया कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है, कोविड का टाइम चल रहा है तो इसलिए हम एम्प्लॉय टर्न ओवर कर रहे हैं, तो अब आपकी ज़रूरत नहीं है। सो यू डू यू थिंक कि ऐसे जैसे कि बहुत हाईली सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी है जिसमें इतने टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, सारे काम डिजिटली हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं, तो ऐसे में कोई एक ओल्ड एम्प्लॉय को रखना चाहेगा जिसमें जिसको कंप्यूटर हैंडल करना भी नहीं आता, या कोई मशीन मशीन तो चलो फिर भी आती होगी, कंप्यूटर हैंडल करना नहीं आता, कोई भी ऑनलाइन काम करना नहीं आता। सो डू यू थिंक कि एक ओल्ड पर्सन को काम दे देंगे ये हाईली सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी? ऑब्वियसली नॉट, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आजकल जॉब्स जो जॉब्स होती है वो भी हाईली स्पेशलाइज्ड होती है, उसका भी एक एलिजिबल क्राइटेरिया होता है कि आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, मशीन्स हैंडल करनी आनी चाहिए, इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें अब जॉब्स में भी बदल चुकी है कि हमें ऐसी जॉब पे ऐसी कैपेबिलिटी वाला ही पर्सन चाहिए, पहले ऐसा नहीं होता था क्योंकि जॉब्स ही सिंपल होती थी। ठीक है, फिर उसके लिए उसमें उस जॉब पे उस पोस्ट पे जो बैठेगा या जो उस पोस्ट को हायर करेगा,
उसके अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो उन जॉब्स को कंप्लीट कर चुके। तो ऐसी बहुत सारी चेंजेस होने लग गए हैं अब मार्केट में, हमारी सोसाइटी में, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है। तो ये दो पॉइंट जो है ये वो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में ये लाइन आ गई और आगे आगे लिखा आ गया कमेंट या एक्सप्लेन, तो आप इन दो पॉइंट्स को इजीली लिख सकते हो। ठीक है, वैसे ये बहुत छोटा सा पॉइंट है कि पहले क्या होता था और अब क्या होता है, इसमें ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग मेथड्स, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ट्रेनिंग मेथड भी दो टाइप के होते हैं, एक तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब दोनों का मतलब क्या है, वन बाय वन देखेंगे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड रेफर टू द मेथड्स that are applied to the workplace where the employee is actually working. ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जो वर्क प्लेस पे अप्लाई होते हैं, जहां पे एम्प्लॉय एक्चुअली वर्क कर रहे हो वो। एंड ऑफ द जॉब मेथड्स आर यूज्ड अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस। ऑफ द जॉब मेथड्स कौन से होते हैं, अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, जहां पे वर्कर्स काम नहीं कर रहे होते, एक दूसरी जगह पे ही वहां पे उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। लाइक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लाइक अगर किसी को पायलट बनना है और पायलट बनने के लिए उसने सारी क्राइटेरिया फुलफिल कर दिए हैं, तो जब आप उसे ट्रेनिंग दोगे, सो डू यू थिंक आप उसे एक असली एरोप्लेन लाके उसे चलाने के लिए दे दोगे? ऑब्वियसली नॉट। आप पहले आप उसे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दोगे, मतलब वर्क प्लेस से अलग रखोगे उसे, एक सेम एरोप्लेन दोगे बट वो एक्चुअल नहीं होगा, है ना। तो उसके लिए अलग एयरप्लेन दोगे उसे, फिर वो उस पर ट्रेनिंग करेगा, सीखेगा, डेवलपमेंट होगा उसका। उसे असली वाला एयरप्लेन तो नहीं दे सकते ना जो एयर इंडिया का है, एयर फोर्स का है, ऑब्वियसली नॉट। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में सेकंड पॉइंट है, इट मींस लर्निंग वाइल डूइंग। जब आप काम कर रहे हो उसी टाइम ही लर्निंग हो साथ के साथ, ये होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में इट मींस लर्निंग बिफोर डूइंग, काम करने से पहले ही आप लर्न कर रहे हो, जैसे वो पायलट वाला केस था। अभी आपने जॉब करना शुरू नहीं किया पर आपको पहले लर्निंग चाहिए, ठीक है, तो ये है लर्निंग बिफोर डूइंग। एग्जाम्पल है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इंटर्नशिप ट्रेनिंग, और इसका एग्जाम्पल है वेस्टिबल ट्रेनिंग। तो अब हम इन तीनों ट्रेनिंग्स को देखेंगे। इवन देर आर 4 ट्रेनिंग्स, एक का यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है। तो अब इन हम 4 ट्रेनिंग्स को देखेंगे कि ये कैसे कैसे टाइप की ट्रेनिंग्स हैं, और फिर आपको अच्छे से डिफरेंस पता चल जाएगा ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में। फर्स्ट इज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि है ऑन द जॉब वाली। ओके, सो इसमें अप्रेंटिसशिप क्या होता है? Apprenticeship programs put the trainee under the guidance of a master worker. Apprenticeship training programs में क्या होते हैं, ऐसे programs होते हैं जिसमें जिस इंडिविजुअल को ट्रेनिंग करनी होती है, जिस इंडिविजुअल को लर्निंग करनी होती है, उसे एक मास्टर वर्कर के साथ रखा जाता है। मतलब जो ट्रेनिंग करना चाहता है वो मास्टर वर्कर के साथ ही रहता है, उसके साथ ही काम करना सीखता है। मास्टर वर्कर मतलब जो पहले से ही स्किल्ड हो, एफिशिएंट हो, डैब हैंड हो, ठीक है, पहले से ही वो कैपेबल हो इतना कि वो सारे काम कर सके, तो मास्टर वर्कर वो होता है। तो हम उस अप्रेंटिसशिप को, अप्रेंटिसशिप मतलब ट्रेनी, जो ट्रेनिंग ले रहा है, ट्रेनी। तो अप्रेंटिसशिप मतलब ट्रेनी को उस मास्टर वर्कर के साथ काम करवाते हैं ताकि वो काम सीखे। दे आर डिजाइन टू एक्वायर अ हायर लेवल ऑफ स्किल। ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिससे बहुत हायर लेवल ऑफ स्किल आए, मतलब जो इंडिविजुअल है उसकी स्किल्स बहुत बड़े, लर्न करे वो। पीपल सीकिंग टू एंटर स्किल्ड जॉब, फॉर एग्जाम्पल प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस आर ऑफन रिक्वायर्ड टू अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अब यहाँ पे देखो प्लम्बर का एग्जाम्पल दिया है, इलेक्ट्रीशियंस का एग्जाम्पल दिया है ना। तो ये जो प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, डू यू थिंक कि आप पढ़ाई करके बस डिग्री पाके आप डायरेक्ट इलेक्ट्रीशियन बन जाओगे? ऑब्वियसली नॉट। अगले दिन क्या पता आपको करंट ही लग जाए, तो नहीं हो पाएगी वो जॉब ऑब्वियसली। तो इनके लिए क्या करना होता है, एक मास्टर वर्कर की जरूरत पड़ती है। आपको पहले पूरा काम सीखना पड़ता है, उसके बाद ही आप ट्रेनिंग के बाद ही अपनी जॉब कर सकते हो। तो इसके लिए अलग जाके जरूरत नहीं होती, जैसा कि पायलट के केस में मैंने आपको अलग जाके बताया था कि अलग वर्क प्लेस से अलग ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। आप इलेक्ट्रीशियन जब वो अपनी जॉब कर रहा हो उसके साथ ही कर करके सीख सकते हो। लाइक प्लम्बर के केस में प्लम्बर के साथ भी काम कर करके
आप ट्रेनिंग ले सकते हो और साथ में सीख सकते हो, क्योंकि आप प्लम्बर के साथ काम करोगे तो आज आपको एक चीज आई है, कल दूसरी चीज आएगी, ऐसे ही कर करके आप पूरे स्पेशलाइज्ड हो जाओगे एक दिन। ओके, दीज अप्रेंटिसेस आर ट्रेनीज, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, अप्रेंटिसेस जो होते हैं वो ट्रेनीज होते हैं, हु स्पेंड अ प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ टाइम वर्किंग विद एन एक्सपीरियंस गाइड और ट्रेनर, जो ट्रेनर के साथ काम करते हैं अपना कुछ प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ टाइम देकर, डिवोट करके। अ यूनिफॉर्म पीरियड ऑफ ट्रेनिंग इज ऑफर्ड टू ट्रेनीज, एक यूनिफॉर्म पीरियड दिया जाता है, एक एक्यूरेट पीरियड दिया जाता है ट्रेनिंग का ट्रेनीज को, इन विच बोथ फास्ट एंड स्लो लर्नर्स आर प्लेस्ड टुगेदर, जिसमें दोनों, जो ज्यादा जल्दी लोग सीख पाते हैं और जो कम सीख पाते हैं, कम ज्यादा टाइम में भी कम सीख पाते हैं, उन सबको एक साथ रखा जाता है। पर जो कम सीखने वाले होते हैं उन्हें एडिशनल ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि उन्हें भी अच्छे से चीजें समझ आ जाए, वो भी अच्छे से ट्रेंड हो जाए। ओके, तो ये था अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें एक ट्रेनी को मास्टर वर्कर के साथ रखा जाता है, ठीक है, ताकि उसे हायर लेवल ऑफ स्किल एक्वायर हो। तो ये था हमारा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। सेकंड ट्रेनिंग है वेस्टिबल ट्रेनिंग, ये है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड का, ऑफ द जॉब। ओके, so here it is written, employees learn their jobs on the equipment they will be using, but the training is conducted away from the actual workplace या floor। तो वो ये कह रहा है कि इम्प्लॉयज अपनी जॉब्स तो लर्न करती हैं, इम्प्लॉयज अपनी जॉब करना तो सीखते ही हैं उन्हीं इक्विपमेंट पे जो ये बाद में यूज कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको एयरप्लेन में बताया था कि एयरप्लेन तो वो उसे दे देंगे, लेकिन अलग किसी दूसरी जगह पे जाके, कि जहां पे एयरप्लेन जैसा, एयरप्लेन की ट्रेनिंग जैसा इन्वायरमेंट हो। एक्चुअल एयरप्लेन जहां पे उड़ते हैं वहां पे नहीं दे सकते हम ट्रेनिंग, उसके लिए एक अलग ट्रेनिंग स्पॉट कंडक्ट करना पड़ता है। Actual work environments are created in a classroom and employees use the same materials, files and equipment. This is files। ठीक है, तो जो एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट है वो क्रिएट किया जाता है जहां पे ट्रेनिंग होती है, कि ये वहां पे एम्प्लॉयज एक्चुअली काम कर रहे हैं, ऐसा इन्वायरमेंट उन्हें दिया जाता है। और एम्प्लॉय जो वह है उन्हें उन सेम मटेरियल्स को यूज करते हैं, उन सेम फाइल को यूज करते हैं, उन सेम इक्विपमेंट को यूज करते हैं जो वो जॉब पे करेंगे। This is usually done when employees are required to handle highly sophisticated machinery and equipment। और ये जो these type of training जो होती है वो तभी दी जाती है जब आप एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आगे जाके sophisticated मशीनरी और इक्विपमेंट को हैंडल करेगा, लाइक प्लेन्स हो गए, मशीनरीज हो गई। तो ये जितनी भी सारी इक्विपमेंट्स हैं ये हाईली सॉफिस्टिकेटेड है, और जब भी ऐसी जॉब कोई एम्प्लॉय करता है तो उसे पहले वेस्टिबल ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। थर्ड इज इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। It is a joint program of training in which educational institutions and business firms operate। ये एक जॉइंट प्रोग्राम है ट्रेनिंग का जिसमें बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, बिजनेस फर्म है, वो ऑपरेट करते हैं। आपने कई बच्चों को देखा होगा जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं वो एक इंटर्नशिप लेते हैं। इंटर्नशिप का मतलब क्या है, वो पहले से ही ट्रेनिंग लेके रखते हैं, इंटर्नशिप करके रखते हैं, जिससे उन्हें आगे जाके जॉब मिलने में हेल्प होती है। क्योंकि जब जॉब लेने आप जाते हो तो दे वुड आस्क फॉर योर सीवी और रेज्यूमे, ठीक है, वो आपसे आपका सीवी मांगेंगे और फिर सीवी में आपने क्या क्या चीजें लिखी होगी। अगर आपने बहुत सी इंटर्नशिप ली होगी तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको समझेगी कि इसने बहुत सारी इंटर्नशिप करी है, ये पहले से ही ट्रेंड है, तो देयर आर हायर चांसेस कि फिर आपका सिलेक्शन सबसे पहले हो। ठीक है, तो जितनी ज्यादा इंटर्नशिप करोगे, जितने ज्यादा प्रोग्राम्स में पार्ट लोगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, उतना ही आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये एक जॉइंट प्रोग्राम होता है जिसमें बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और बिजनेस फर्म ऑपरेट करते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कैरी ऑन रेगुलर स्टडीज फॉर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड्स। जो सिलेक्ट होते हैं, जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं वो अपनी रेगुलर स्टडीज को तो कंटिन्यू रखते ही हैं फॉर अ प्रिस्क्राइब पीरियड। दे ऑल्सो वर्क इन सेम फैक्ट्री और ऑफिस टू एक्वायर प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल्स। लाइक वो पढ़ाई तो अपनी कंटिन्यू रखते ही हैं ट्रेनिंग के साथ साथ, और वो उसी फैक्ट्री में या ऑफिस में ट्रेनिंग लेते हैं और अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाते हैं। फोर्थ इज इंडक्शन ट्रेनिंग, ये लास्ट ट्रेनिंग है। Induction training is a type of training given to help a new employee in setting down quickly
by becoming familiar with the job, the people and the surrounding. इंडक्शन ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसमें कोई भी न्यू एम्प्लॉय हमारे पास आता है तो हम उसे फटाफट इजीली सेटल डाउन कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कि उसे ऑर्गेनाइजेशन में आके एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लगे, अपना अपना सा लगे। कुछ ऐसा नहीं कि वो न्यू जगह आया है तो उसे अजीब सा लगे, ऐसा नहीं है। एक फेमिलियराइजेशन होती है, लाइक जैसा मैंने आपको बताया था, ओरिएंटेशन, द प्रोसेस ऑफ फेमिलियराइजेशन। तो उसे फेमिलियराइज करो ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है, सेटल डाउन करो, जॉब से फेमिलियर करो उसे, वहां के लोगों से फेमिलियर करो, सराउंडिंग से फेमिलियर करो, है ना, ताकि उसे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आए, उसके अंदर अपना अपना सा फील हो ऑर्गेनाइजेशन आके, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ सच टाइप ऑफ ट्रेनिंग मे बी फॉर अ फ्यू आवर्स टू अ फ्यू डेज। कुछ कई जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए ये ट्रेनिंग तो कुछ घंटों में ही कंप्लीट हो जाती है, और कईयों के लिए कुछ दिन भी लग जाते हैं। लाइक वो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट वाला सीन आप यहाँ पे कह सकते हो। एक्सट्रोवर्ट वाला जो पर्सन होगा वो बहुत जल्दी घुल मिल जाएगा लोगों के साथ, लेकिन जो इंट्रोवर्ट है उसे थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, सो ये एक इंडक्शन ट्रेनिंग है। तो ये था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब। कोई भी डाउट हो डू कमेंट, एंड इफ यू लाइक माई लेक्चर प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू so much, have a nice day, bye bye. We will start with directing chapter now.